हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3। राइट। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू एंड व्हाई आर यूज्ड एवरेज वैल्यू एंड वी सॉल्व अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो बच्चों काफ़ी एग्जाम्स में आए हैं। और यहाँ तक कि गेट, आईईएस और डिप्लोमा, आईटीआई एंड जितने भी आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें इसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, मैं इस टॉपिक के अंदर आपको हर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। लो लेवल से लेके हाई क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो राइट। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन पाठशाला बाय आशीष गुप्ता में। और बच्चों, माय नेम इज आशीष गुप्ता। टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू लेक्चर, साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस लेक्चर नंबर 3 एंड वी डिस्कस एवरेज वैल्यू। राइट। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू। तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि एवरेज वैल्यू का सेकंड नाम मीन वैल्यू है। एवरेज वैल्यू को हम मीन वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। सही। तो सबसे पहले ये बात आती है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एवरेज वैल्यू जो हम साइनसोइडल एसी सर्किट में यूज करते हैं, तो वो आपकी होती है एरिया ऑफ द हाफ साइकिल। मीन्स जैसे सपोज ये आपकी 0 से पाई होगा, पाई से 2 पाई होगा। राइट। तो आप जब किसी भी सर्किट की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एक कंप्लीट हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड एज द एरिया ऑफ द हाफ साइकिल, कंप्लीट हाफ साइकिल। राइट। यदि आपने इसकी एवरेज वैल्यू निकाल ली A1 और आपने इसका एवरेज वैल्यू डिटरमाइन कर लिया A2, जब आप A1 और A2 को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम एक 0 आएगा। इन दोनों का सम ऑलवेज 0 आएगा। ये आप देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आप जब इस साइनसोइडल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो इन दोनों का टोटल सम आपका 0 के बराबर आएगा। इट मीन्स कि आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म एक्यूरेट है। एवरेज वैल्यू आपकी ये दिखाती है कि आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका एरिया कैसा है। क्योंकि आपको पता है कि आप क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टडी स्टेट स्पेस, स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट क्या होता है कि ऑल पैरामीटर्स ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म इज कांस्टेंट। इट मीन्स जैसे सपोज बच्चों हम एक फैन लेते हैं, आपके घर में फैन लगा होगा, तो हम एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं आपको। सिंपल एक यहाँ पे एक वेव फॉर्म के थ्रू समझाएंगे कि आपके फैन का वेव फॉर्म ऐसे बनती है। मीन्स 0 से 1 हम यहाँ पे मान लेते हैं और 1 से 2 हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये आपका टाइम है 1 और ये आपका टोटल टाइम होगा T। तो आपको पता है जैसे आप इस टाइम आपका 0 है, 0 का मतलब फैन आपका स्टॉप है। राइट। जैसे आपने स्विच ऑन करा तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फैन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। राइट। ये फैन की स्पीड बढ़ रही है 0 से 1, मीन्स 0 से 1 सेकंड तक इसका एम्पलीट्यूड हो गया 0 से 1। दिस इज द एम्पलीट्यूड एंड दिस इज द टाइम, है ना। जैसे इसके आफ्टर सम टाइम 1 सेकंड के बाद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, फैन की स्पीड कभी नहीं बढ़ेगी। राइट। तो 1 से 2 वाला पोर्शन आपका होता है स्टडी स्टेट एनालिसिस। राइट। तो हमारा सेंस है कि स्टडी स्टेट एनालिसिस कैसे जनरेट होगा। तब जनरेट होगा कि जब आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म जब क्रिएट होती है तो इसमें प्लस और माइनस, राइट, दिस इज द प्लस और दिस इज द माइनस, इन दोनों का वेवफॉर्म का एरिया और स्ट्रक्चर दोनों इक्वल होने चाहिए। मीन्स जो टाइम 0 से पाई तक ले रहा है वही टाइम पाई से 2 पाई तक लेना चाहिए, जिससे आपका एवरेज वैल्यू हमेशा 0 आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप कंप्लीट साइकिल की साइनसोइडल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो उसका ऑलवेज 0 आएगा, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। इससे ये आप जान सकते हो कि आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म एक्यूरेट है। बिल्कुल बिल्कुल 100% आपकी 100% प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म जनरेट हो रही है मशीन को स्टार्ट करने के लिए। राइट। क्योंकि यदि आपके साइनसोइडल वेवफॉर्म में डिस्टर्बेंसेस आ गए, मीन्स डिस्टर्बेंसेस कैसे क्रिएट हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म है, तो मान लीजिए कि ये वाला प्लस टर्मिनल की मैक्सिमम वैल्यू ये आपकी हाई हो गई
और यहाँ पे माइनस टर्मिनल की मैक्सिमम वैल्यू लो हो गई। मीन्स यदि Vm आपका हाई है और माइनस Vm आपका बहुत लो है, मीन्स इसका सेंस क्या है कि ये साइनसोइडल वेवफॉर्म आपकी ज्यादा हो गई और ये साइनसोइडल वेवफॉर्म आपकी कम हो गई। प्लस टर्मिनल की वेवफॉर्म ज्यादा है, माइनस टर्मिनल की कम है। इसका सेंस क्या है कि ये सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा। ये एक्यूरेट साइनसोइडल वेवफॉर्म नहीं है, सही। तो इससे क्या होगा बच्चों, आपके सिस्टम डैमेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये साइनसोइडल वेवफॉर्म से क्या होगा कि जब जीरो से पाई तक जो वेवफॉर्म क्रिएट हो रही है, इसके अंदर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका बहुत हाई है, जिससे क्या होगा बच्चों, करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। करंट के हाई होने से आपका क्या होगा, सिस्टम आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, राइट। तो ये इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि जितना भी एरिया, जिस सिस्टम का एरिया ज्यादा होगा उसके अंदर 100% करंट बहुत ज्यादा फ्लो होती है। तो एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू हम एक पर्टिकुलर एरिया को डिटरमाइन करते हैं कि हम कितना एरिया डिटरमाइन करें पूरे एक हाफ साइकिल का, कि जिससे आपका पर्टिकुलर करंट एक इक्वल रेंज ऑफ करंट पैदा हो। जैसे आपने नॉर्मली एक फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पे कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो आपने देखा होगा जैसे आपका एरिया बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस घटेगा, राइट। आपकी R की वैल्यू लो हो जाएगी, R की वैल्यू लो हो जाएगी तो आपकी लेंथ आपकी लो हो जाएगी, जिससे क्या होगा बच्चों, आपका यदि R लो है तो आपकी करंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। करंट के हाई होने से आपको पता है कि I स्क्वायर R लॉस क्रिएट हो जाएंगे। इससे क्या नुकसान है कि आपका जो वायर है, कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो होती है, उसका साइज आपको बड़ा लेना पड़ेगा। मशीन आपकी कॉस्टली हो जाएगी, मशीन आपकी बहुत हैवी हो जाएगी, मशीन के अंदर डिस्टर्बेंसेस ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको फिल्टर बहुत हैवी लगाने पड़ेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर टाइप का एरिया डिटरमाइन करना पड़ेगा जिससे आपका एक एक्यूरेट साइनसोइडल वेवफॉर्म क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू बताएंगे, यहाँ पे डायग्राम क्या कहता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2 सर्किट्स हमने आपको दिखाए हुए हैं। नंबर फर्स्ट डीसी सर्किट्स, नंबर सेकंड एसी सर्किट, राइट। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो एवरेज वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं वो हम एसी सर्किट को करते हैं। क्यों? क्योंकि डीसी सर्किट की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पे करंट और वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। यदि करंट और वोल्टेज आइडियली कांस्टेंट है तो आप वहां पर एवरेज वैल्यू आपकी 0 होगी। एसी सर्किट के अंदर क्या होता है कि साइनसोइडल वेवफॉर्म कंटिन्यू वेरी करता है। क्यों? क्योंकि लोड वेरी करेगा तो साइनसोइडल वेवफॉर्म वेरी करेगी, जिससे उसका एरिया कभी इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज करेगा, जिससे आप यहाँ पे एवरेज वैल्यू को डिटरमाइन करके, उसकी कंपोनेंट्स की वैल्यू को डिटरमाइन करके उसकी वैल्यू को स्टेडी स्टेट कर सकते हो, कांस्टेंट में ला सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डीसी है, डीसी कांस्टेंट होती है, ये डीसी आपकी कांस्टेंट है। तो आप देखना इस डीसी का कोई एरिया है ही नहीं, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट। तो आप इसकी एवरेज वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिकॉज दिस इज द आइडियल, ये आपकी आइडियल है, राइट। यदि आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हो, जैसे अब मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगा कि यहाँ पर जो V है बच्चों स्मॉल है ना, तो ये आपका डीसी वोल्टेज है, I आपका डीसी करंट है, दिस इज द डीसी वोल्टेज, दिस इज द डीसी करंट, दिस इज द डीसी R, दिस इज द AC एवरेज वैल्यू वोल्टेज, I एवरेज AC एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एंड दिस इज द R AC। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो R एलिमेंट है, राइट, तो इसे हम AC DC दोनों में यूज करते हैं। आप इसका यूज, R का यूज, इस एलिमेंट का यूज आप AC में भी कर सकते हो और DC में भी कर सकते हो, दोनों में कर सकते हैं। बट जो आपका एक इम्पीडेंस एलिमेंट होता है, जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, वो केवल AC में यूज करते हैं, राइट। तो इसका ध्यान रखना कि कभी भी आप एवरेज वैल्यू निकालें तो यहाँ पे केवल R का यूज होगा, L और C कभी नहीं आएंगे इसमें, क्लियर है। क्योंकि एवरेज वैल्यू क्या करता है बच्चों, एवरेज वैल्यू एक एरिया है साइनसोइडल वेवफॉर्म का, क्योंकि L और C क्या होते हैं, वो कंपोनेंट्स होते हैं जो किसी न किसी पावर को स्टोर करते हैं, सही है। तो उसके अंदर आप देखना एरिया कभी इंक्रीज होगा, क्योंकि जब कंपोनेंट्स कोई चार्ज होता है, जब उसकी एनर्जी फुल होती है तो उसका एरिया ज्यादा होगा। जब उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, जब डिस्चार्जिंग हो जाता है, तो उसका एरिया मिनिमाइज होने लगता है, क्योंकि एरिया किसके ऊपर डिपेंड होता है, करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म के ऊपर डिपेंड होता है ना। तो इसलिए कभी भी आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे बच्चों R आपका डिटरमाइन होगा, R, सही।
तो अब हम यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि अब क्या होना है कि जैसे अब मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया कि ये आपकी एसी वेवफॉर्म है, राइट। तो इसका एरिया यहाँ पे A1 हो गया, है ना, पॉजिटिव साइकिल का, या आपका A2 हो गया माइनस साइकिल का। जब आप इसे डीसी में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज द एसी वेवफॉर्म, ये आपकी एसी हो जाएगी, है ना। जब आप इसे डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो डीसी की वेवफॉर्म कैसे आएगी बच्चों, ऐसे आएगी, है ना, 0 से पाई तक, सही। तो आप देखना जब आप कन्वर्ट करेंगे तो एवरेज वैल्यू ये शो करेगा कि इन दोनों का एरिया 0 से पाई तक इक्वल होना चाहिए, 0 से पाई तक इक्वल होना चाहिए, ये आपका एवरेज वैल्यू शो करता है ना। यदि आपकी डीसी कांस्टेंट है, दिस इज द आइडियल कंडीशन, ये बच्चों आपकी आइडियल कंडीशन होती है, तो यहाँ पे आप एवरेज वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिकॉज दिस इज द 0, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग फॉर द टाइम, दिस इज द कांस्टेंट टाइम, तो एरिया विल बी कांस्टेंट एंड नॉट डिटरमाइन एवरेज वैल्यू। बट यहाँ पे टाइम आपका कांस्टेंट नहीं है 0 से पाई तक, राइट। तो यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है, राइट। तो और जो आपकी एसी वेवफॉर्म है यहाँ पे भी आपका टाइम वेरी कर रहा है, जिससे क्या होगा बच्चों, आप एसी और डीसी का एरिया निकालिए, यदि दोनों इक्वल हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपका सर्किट जो कन्वर्ट कर रहा है वो एक्यूरेट है, लॉसेस कम होंगे। क्योंकि ये थिंक मानी जाती है कि जब आप एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो 100% कुछ ना कुछ लॉसेस क्रिएट होंगे, तो उस लॉसेस को कितने मिनिमाइज कर सकें वो हमारा मेन टारगेट होता है। यदि आप 100% एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका लॉसेस 0% हो गए, तो दिस इज द 100% इफिशियंसी। तो आप हमेशा देख लेना कि जब कोई थिंग अनदर थिंग में कन्वर्ट होती है तो इसके अंदर कुछ परसेंट लॉसेस क्रिएट होते हैं, बट हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम उस लॉसेस को कितने मिनिमाइज कर सकें। तो ये आपको पता चलेगा टू डिटरमाइन एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू के निकालने से, है ना, राइट। तो आप ये थिंक आपका क्लियर हो गया बच्चों। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका आता है कि एवरेज वैल्यू के अंदर क्या क्या थिंक होती हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मोस्ट पावर आउटलेट्स और सर्किट deliver a sinusoidal voltage having a constant frequency 50 Hz and 240 volt, right? It is not a constant because 240 volt is not a constant. This is vary continuously, time के accordingly vary होगा, right? तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपकी एवरेज वैल्यू भी कंटिन्यू चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज। तो हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि जब हम किसी भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालें तो पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों की एवरेज वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जिससे दोनों का सम आपका इक्वल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म उस मशीन में हम जनरेट कर सकते हैं या उस मशीन में सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, सही। तो ये हमारा मेन मोटिव होता है डिटरमाइन करने का एवरेज वैल्यू को। और सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन द सर्किट, ये बच्चों एवरेज वैल्यू का मेन पॉइंट है। एवरेज वैल्यू के अंदर हम चार्ज ट्रांसफर की बात करते हैं। कैसे बच्चों, मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं कि ये कोई आपका सर्किट है ना, ये कोई आपका सर्किट है, इसके अंदर काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम ऐसा डायग्राम नहीं बनाते, इलेक्ट्रॉन्स को हम बहुत छोटे छोटे ले लेते हैं। फिर से मैं बना देता हूं बच्चों, एक आपका ये सर्किट है, क्लोज सर्किट, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मिले हुए हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिले हुए हैं, ये इस टाइम कांस्टेंट है, कोई मोमेंट नहीं है इसके अंदर, सही है। तो जब तक आप इसके अंदर कोई फोर्स नहीं लगाओगे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कोई मोमेंट नहीं होगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर। जितने भी ये हमने डायग्राम बना दिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इस टाइम जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स हैं, कोई मोमेंट नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाया, जैसे आपने यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स लगाया, तो एक ऐसा फोर्स क्रिएट होगा वोल्टेज सोर्स से जिससे इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूवमेंट करने लगेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भाग जाएगा, 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 जिससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिलने की कोशिश करेंगे, राइट, एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या होगा बच्चों, कुछ हीट डेवलप होती है। जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो उससे जो हीट डेवलप होती है उसको हम कहते हैं चार्ज या करंट, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, इट इज कॉल्ड करंट। मीन्स कितने टाइम में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है, और जो हीट डेवलप हो रही है थ्रू अ फोर्स अप यूज टू द वोल्टेज, इट इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर, सही। तो आप देखना
ये जो एक इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों किसके ऊपर डिपेंड है? ये मशीन के एरिया के ऊपर डिपेंड है। जितना एरिया बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड उतनी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा मूवमेंट करेंगे वन थिंग टू अदर थिंग। जितना एरिया कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड उतनी कम होगी, है ना। हमेशा ध्यान रखना, जितना एरिया ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो कहीं भी भाग सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, जितना एरिया ज्यादा होगा, स्पीड उसकी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी हाई होगी, तो चार्ज आपका ज्यादा हाई करेगा। सही। तो जितना एरिया कम होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड उतनी कम होगी, मीन्स आपके चार्ज का ट्रांसफर या करंट आपकी कम होगी। तो बच्चों, आप किसी भी सिस्टम में जब कोई हाई प्रोसेस क्रिएट होता है वो भी डेंजरस है, लो प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो भी डेंजरस है। हमें एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू को क्रिएट करना है जिससे आपकी मशीन विदाउट लॉसेस के थ्रू स्टार्ट हो सके। तो जब विदाउट लॉसेस से जो सिस्टम स्टार्ट होगा, हम राइट, उसे हम कहते हैं एवरेज वैल्यू। क्योंकि एवरेज वैल्यू का मतलब यह है कि वो एक पर्टिकुलर मशीन की कांस्टेंट वैल्यू को शो करता है कि कितना एरिया होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ना ज्यादा हो ना कम हो, चार्ज का ट्रांसफर ना ज्यादा हो ना कम हो, करंट की वैल्यू ना ज्यादा हो ना कम हो, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम होनी चाहिए। क्लियर? तो इसलिए एवरेज वैल्यू जितना भी है वो बच्चों चार्ज ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जो एसी वोल्टेज है, मीन्स द एसी वोल्टेज एट विच द चार्ज ट्रांसफर इन एसी सर्किट इज इक्वल टू द चार्ज ट्रांसफर इन डीसी सर्किट, द मेन पॉइंट ऑफ द एवरेज वैल्यू। व्हाई? बिकॉज बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखना कि हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस जब करते हैं तो एवरेज वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। व्हाई? क्योंकि एवरेज वैल्यू एक कांस्टेंट एरिया को शो करता है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। जब दोनों हाफ साइकिल आपस में इक्वल होंगी, प्लस और माइनस हाफ साइकिल, तो आपका एवरेज वैल्यू 0 निकल के आता है। इसका मतलब क्या है कि आपका चार्ज ट्रांसफर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट है। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इस सर्किट को हम कहते हैं डीसी सर्किट, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। जैसे हम फैन की बात करते हैं, तो जब आप स्टार्टिंग में फैन को स्टार्ट करते हैं तो कुछ टाइम तक फैन की स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होती है। आफ्टर सम टाइम फैन स्पीड इज कांस्टेंट बिकॉज दिस इज अ डीसी कॉन्सेप्ट, राइट। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि जो चार्ज ट्रांसफर है एसी सर्किट का, वो हमारा चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए डीसी सर्किट के ऊपर, जिससे आपका सिस्टम का एनालिसिस स्टडी स्टेट के इक्वल हो जाए। स्टडी स्टेट मीन्स दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द स्टडी स्टेट, राइट। यहां से लेके जो मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट से लेके ये लास्ट पॉइंट है, दिस इज द स्टडी स्टेट। ये पूरा पोर्शन आपका स्टडी स्टेट है, सही। तो ये क्या होता है बच्चों? डीसी होता है। और हमारा मेन मोटिव यही होता है कि जब हम एसी साइकिल को जनरेट करें तो हमारी वेवफॉर्म भी स्टडी स्टेट के थ्रू होनी चाहिए, मीन्स बिल्कुल इक्वल वेवफॉर्म। स्टडी स्टेट यहाँ पे ये नहीं है कि आप ये मान लीजिए कि ये कभी इंक्रीज हो गया, ये वाली इंक्रीज हो गई, ये डिक्रीज हो गई। इसका सेंस ये है कि जो टाइम साइकिल आपका कैपिटल टी है, जो वन साइकिल क्रिएट हो रही है, वही साइकिल आपकी अनदर साइकिल भी वैसे ही क्रिएट हो। मतलब इन दोनों का टाइम इक्वल होना चाहिए, T2। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका सेंस है क्या। कि आप हमेशा ध्यान रखना, स्टडी स्टेट का बच्चों ये सेंस होता है कि ये आपके मान लीजिए साइनसोइडल वेवफॉर्म क्रिएट हो रही है। यहाँ पे हम 2 साइनसोइडल वेवफॉर्म ले लेते हैं। थोड़ा जरा मैं माउस से स्टार्ट कर रहा हूँ तो माउस से वेवफॉर्म अच्छी नहीं बन पाती है ना। तो मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपका टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों। ये हमने मान लिया T1, आपका फर्स्ट साइकिल का T1 हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका T2 हो जाएगा सेकंड साइकिल का। तो स्टडी स्टेट ये कहता है कि T1 इक्वल्स टू T2, T1 इक्वल्स टू T2, दिस इज द स्टडी स्टेट एनालिसिस, दिस इज द राइट आंसर। इससे क्या होगा बच्चों? इससे आपको ये होगा कि जब T1 इक्वल्स टू T2 होंगे तो इसका एवरेज, इसके कंपोनेंट्स की लेंथ, इसका एरिया, इसके सारे के सारे थिंग्स, सही, राइट, ये सारे कांस्टेंट होंगे, राइट। इसका टाइमिंग क्या है, इससे आपको पता है कि जब कोई वन थिंग दूसरे थिंग के इक्वल होती है तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर लॉसेस बहुत कम क्रिएट होते हैं, है ना। तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म कंटिन्यू क्रिएट होती रहती है, तो वो बीच में से टूटे नहीं, बीच में से डिस्टॉर्शन ना हो उसका, वो लगातार क्रिएट होती रहे एक कांस्टेंट स्पीड से, जिससे आप मशीन को आराम से लाइफ टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक चला सकते हो स्पीड के कांस्टेंट होने से, है ना। तो आपका ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका होता है चार्ज ट्रांसफर। इट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू, इट इज कॉल्ड मीन वैल्यू।
क्लियर। और आपका मेन लास्ट पॉइंट है कि एवरेज वैल्यू प्रोवाइड बोथ AC एंड DC सर्किट्स आर ऑपरेटेड फॉर सेम टाइम पीरियड, जो मैं आपको बता रहा था, एंड इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि बच्चों इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो R एलिमेंट है वो DC और AC दोनों में यूज होता है। यदि आप AC और DC के कंपोनेंट्स को इक्वल कर दें R की वैल्यू को, राइट, तो इससे क्या होगा बच्चों, चार्ज ट्रांसफर आपका इक्वल हो जाएगा, जिससे आप आराम से एवरेज वैल्यू को निकाल सकते हैं। और मैंने आपको ये चीज बताई दी है, सेम टाइम पीरियड। यदि आप कोई साइनसॉइडल वेवफॉर्म क्रिएट करते हैं, है ना, या आपके साथ साइनसॉइडल वेवफॉर्म क्रिएट हो रही है कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे 2 साइकिल्स हैं, तो 1 साइकिल का टाइम पीरियड और सेकंड साइकिल का टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। जिससे क्या होगा बच्चों, आपको एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स यूज नहीं करने पड़ेंगे इन सब थिंग को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि मान लीजिए कोई एक साइकिल हाई हो गई, दूसरी साइकिल लो हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक ऐसा कंपोनेंट, ऐसा फिल्टर यूज करना पड़ेगा जिससे इसके लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें। क्योंकि जब एक साइकिल इंक्रीज होती है, दूसरी साइकिल डिक्रीज होती है, तो मशीन की स्पीड क्या हो गई, जब एक साइकिल इंक्रीज करेगा तो मशीन की स्पीड हाई हो गई, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज्यादा है। दूसरी साइकिल की जो वेवफॉर्म है वो छोटी कम है, सही है, तो इसकी स्पीड लो हो गई, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कम है। तो जब कोई मशीन हाई वैल्यू से लो वैल्यू जाती है, तो वो क्या कहते हैं, इसके अंदर स्पार्किंग क्रिएट होने लगती है। या कोई वैल्यू कंटिन्यूसली हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई, तो ये क्या होगा बच्चों, इसके अंदर स्पार्किंग क्रिएट होने लगेगी और मशीन जल्दी खराब हो सकती है, क्योंकि ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है मशीन के अंदर। तो इस थिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हमारा सेम टाइम पीरियड होना चाहिए, जिससे हमारी इक्वल रेंज ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म क्रिएट हो। वो कब होगा, जब आपका एरिया इक्वल होगा हर कंपोनेंट्स का या हर वेवफॉर्म का, जिसे हम कहते हैं एवरेज वैल्यू। क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है कि कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि आपका चार्ज ट्रांसफर इक्वल होना चाहिए AC और DC सर्किट का। देखिए आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि I = V/R होगा, सही है, सही, राइट। तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया I = V/R, एक फॉर्मूला होता है I = Q/T, राइट, क्लियर। तो आप यहाँ पे जब Q DC की बात करेंगे तो I × T हो जाएगा, राइट, सिंपल। आप इस टाइम आप ये देखिएगा। सेकंड आपका AC सर्किट हो जाएगा। तो AC सर्किट बच्चों क्या कहता है, AC सर्किट के पैरामीटर्स को हमने स्मॉल v से ले रखा है, स्मॉल I से ले रखा है। यहाँ पे आप बच्चों एक चीज का ध्यान रखना कि जब हमने DC सर्किट की बात करी, तो DC सर्किट में हमने कैपिटल I से प्रेजेंट करा करंट को, और कैपिटल V से प्रेजेंट करा वोल्टेज को, कैपिटल Q से प्रेजेंट करा हमने चार्ज को, और स्मॉल t से हमने प्रेजेंट करा t को। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब कोई चार्ज या कोई एलिमेंट या कोई एरिया आपका AC सर्किट और DC सर्किट के इक्वल होंगे, तो वहां पे आपको इक्वल टाइम पीरियड और इक्वल R रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे दोनों की वैल्यू को इक्वल लिया हुआ है। R की वैल्यू को इक्वल लिया हुआ है फॉर DC सर्किट, और R की वैल्यू को इक्वल लिया हुआ है फॉर AC सर्किट। T की वैल्यू इक्वल है फॉर DC सर्किट एंड T की वैल्यू इक्वल है फॉर AC सर्किट। इट मीन्स कि जब आपका टाइम पीरियड दोनों का इक्वल होगा तो स्टेडी स्टेट वैल्यू 100% क्रिएट होगी। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट फॉर एवरेज वैल्यू, मीन चार्ज ट्रांसफर फॉर DC सर्किट इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर ऑफ AC सर्किट। वो कब क्रिएट होगा, जब आपका रेजिस्टेंस, राइट, ये दोनों इक्वल होंगे, और जब आपका टाइम पीरियड ये दोनों इक्वल होंगे, सही। तो जिससे आप आराम से चार्ज ट्रांसफर को इक्वल कर सकते हो, एरिया को इक्वल कर सकते हो, राइट। जिससे आपका क्या होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया और नेगेटिव हाफ साइकिल का एरिया इक्वल हो जाएगा, और सिस्टम आपका प्रॉपर काम करेगा, राइट। जिससे आपको कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है इस परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जब कोई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होता है मशीन के अंदर बच्चों, तो इसके अंदर आप कोई ना कोई फिल्टर्स यूज करते हो, सही, उस डिस्टर्बेंसेस को कम करने के लिए। जिससे क्या होता है बच्चों कि आपकी मशीन बहुत ज्यादा हैवी होने लगती है। मशीन हैवी होगी तो मशीन कॉस्टली हो जाएगी। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसे रेटिंग का यूज करते हैं जिससे आपका एक कांस्टेंट वैल्यू डिटरमाइन हो, जिससे आपका डिस्टॉर्शन या हार्मोनिक्स क्रिएट ना हो। मतलब जितने कम क्रिएट हो उतना अच्छा है, 100% तो नहीं, बट जितने कम हो उतना अच्छा है। अप्रोक्सीमेटली होने चाहिए, राइट, अब अप्रोक्सीमेटली कम होने चाहिए, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये मेन टॉपिक आपका यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम एवरेज वैल्यू को क्यों यूज करते हैं। अब हम बच्चों पर्टिकुलर हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू। तो आप ध्यान देना कि
the mean or average value of AC is the average of the sum of the instantaneous value taken for half cycle for half period. आपने यहाँ पे देखा होगा हाफ साइकिल एंड हाफ अ पीरियड, राइट? तो यहाँ पे हमेशा एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल या हाफ पीरियड का ही निकालोगे जब तक वो सिमेट्रिकल हो। मैं आपके एक क्वेश्चन कराऊंगा तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द सिमेट्रिकल। सही, जब आपकी वेव फॉर्म सिमेट्रिकल होती है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा आप एवरेज वैल्यू आप हाफ साइकिल का ही निकालोगे। यदि वेव फॉर्म सिमेट्रिकल नहीं है तो आप फुल वेव फॉर्म का निकालोगे। वो हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा वो कंसेप्ट, है ना? तो आपका जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है टोटल सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर हाफ साइकिल फॉर हाफ टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप डायग्राम को देखिएगा, आपके ये डायग्राम क्रिएट हो रहा है साइनसॉइडल वेवफॉर्म का। तो आपने देखा होगा 0 से पाई तक और पाई से 2 पाई तक, प्लस साइकिल 0 से पाई तक और पाई से 2 पाई तक माइनस साइकिल दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका एवरेज वैल्यू 0 होगी। मीन्स ये वेवफॉर्म आपके 100% मशीन्स को बेटर बना सकती है, मशीन की परफॉर्मेंस को बेटर बना सकती है, क्योंकि जो आप इनपुट देते हो करंट वोल्टेज, जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो मशीन को स्टार्ट करते हैं, यदि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मशीन की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आप एक्टिव एलिमेंट करंट वोल्टेज से आप मशीन को स्टार्ट करते हो। इसलिए हम कहते हैं कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम इसलिए डिटरमाइन करते हैं, सारे पैरामीटर्स को इसलिए डिटरमाइन करते हैं कि जब आप अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को वेरी करते हो तो सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। जब टाइम वेरी करेगा तो सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे आपने देखा, फॉर एग्जांपल फैन की हम बात करते हैं, तो आपने देखा कि कुछ टाइम तक फैन 0 से 1 सेकंड तक फैन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, राइट? उसके बाद क्या होता है कि 1 सेकंड के बाद आप कितने भी घंटों को फैन चलाइए, फैन स्पीड विल बी कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज ये आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है कि हम इस तरह की अल्टरनेटिव क्वांटिटी को डेवलप करें थ्रू अ मेनी यूज ऑफ कंपोनेंट्स, जिससे आपकी फैन की स्पीड कुछ टाइम बाद कांस्टेंट हो जाए। यदि यहाँ पे आप ऐसा थिंक यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा मशीन की स्पीड उतनी ज्यादा हाई हो जाएगी और कुछ टाइम बाद ऐसी क्रिएट पैदा हो जाएगा, ऐसी कंडीशन पैदा हो जाएगी कि फैन के व्हील्स आपस में टक्कर खाएंगे और वो टूट जाएंगे, राइट? तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि इक्वल रेंज ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म क्रिएट करनी है। सही, तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि जो एवरेज वैल्यू आपकी होती है वो बच्चों क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सम होता है। जैसे यदि आप यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालें हाफ साइकिल का, क्योंकि यहाँ पे हाफ साइकिल है बच्चों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स जहाँ पे प्लस माइनस दोनों इक्वल होंगे, जब प्लस वेव फॉर्म, ये प्लस वेव फॉर्म है, ये माइनस वेव फॉर्म है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हम इसे कहते हैं सिमेट्रिकल। सही, तो यहाँ पे जब भी कोई वेव फॉर्म सिमेट्रिकल है तो वहाँ पे आप यूज करेंगे हाफ साइकिल। मीन्स यहाँ पे जो एरिया आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा। सही, तो यहाँ पे आपने देखा कि हाफ साइकिल का एवरेज निकालने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस डैश IN अपॉन टोटल टाइम n। तो आपको पता चला कि एवरेज वैल्यू जो होती है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। इंस्टेंटेनियस टोटल सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू से ही मिलकर एवरेज वैल्यू बनती है। और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बता दिया है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इट इज डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड। एक टाइम पर जो एक मैग्नीट्यूड क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सही है, वो आप यदि आपको देखना है तो पहले लेक्चर में आपको जाना पड़ेगा, उसमें आप देखिएगा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, वो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट उसमें समझाया हुआ है। तो ये आपकी वेवफॉर्म क्रिएट हो गई पूरी। इसके बाद हम देखते हैं इसका फॉर्मूला कि क्या फॉर्मूला है इसका, कि सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर हाफ अ साइकिल में 0 to पाई। हम क्या कहते हैं बच्चों, क्योंकि आपकी वो वाली वेवफॉर्म जो हमने अभी दिखाई है वो आपकी कौन सी है, सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में हमने आपकी हाफ साइकिल लिए 0 से पाई तक। तो जब आप 0 से पाई तक आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो I1, I2, I3 आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। सही, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश प्लस IN अपॉन टोटल टाइम n। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू के थ्रू एवरेज वैल्यू को निकालने का, है ना? तो अब हम यहाँ पे मेन फॉर्मूला देखेंगे कि आपका मेन फॉर्मूला क्या होता है। आपका मेन फॉर्मूला होता है इसका मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू इज डिटरमाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन हाफ साइकिल अपॉन लेंथ ऑफ बेस ओवर वन अल्टरनेशन हाफ साइकिल। इट मीन्स
जैसे इसका क्या सेंस है बच्चों, जैसे ये आपकी साइनसोइडल वेव फॉर्म है, बिल्कुल इक्वल है साइनसोइडल वेव फॉर्म, क्योंकि ये मास से लिख रहा हूँ तो थोड़ी वेव फॉर्म गलत क्रिएट होती है ना, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा बच्चों। तो इसमें आपने देखा होगा कि 0 से पाई और पाई से 2 पाई, यहाँ पे वेव फॉर्म प्लस और माइनस दोनों के इक्वल है, दोनों का एरिया इक्वल है। इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। तो क्या होगा बच्चों, जब आपको एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू निकालनी है तो आपको हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसका टाइम मान लेते हैं हम टी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन हाफ साइकिल, एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ये v इंटीग्रेशन v, राइट, अपॉन लेंथ ऑफ बेस ओवर वन अल्टरनेशन, लेंथ कितनी है बच्चों इसकी t। तो ये टोटल फॉर्मूला बन जाता है हाफ साइकिल का, सही। तो बच्चों एक बात ये आता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना कभी भी आप किसी थिंग का एरिया निकालोगे तो वहां पर आप इंटीग्रेशन यूज करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों वो एक हर एरिया की नॉलेज देता है, हर पॉइंट की नॉलेज देता है, लो टू हाई। जहां पर थिंग पूछी जाती है कि लो टू हाई, तो वहां पर आप इंटीग्रेशन का यूज करते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, आपको हर पर्टिकुलर टाइप का एरिया निकालना है कि ये वेवफॉर्म कहाँ तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, कहाँ तक ये कम हो रही है, तो ये आपका इंटीग्रेशन ही बताएगा, सही है। क्योंकि 0 से पाई दिस इज द लिमिट, टाइम लिमिट, तो दिस इज द लो लिमिट, दिस इज द हाई लिमिट, इट इज नॉट डिफरेंशियल, दिस इज द इंटीग्रेशन, क्लियर। तो जहां पर टाइम डिपेंडिंग की बात होती है, जहां पर टाइम वेरी करता है, तो वहां पर आप इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, नॉट डिफरेंशियल। हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना कि जहां पर टाइम वेरी करता है कि 0 से पाई तक, 1 से 2 तक, वहां पर आप हमेशा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, डिफरेंशियल कभी यूज नहीं कर सकते। डिफरेंशियल ऑलवेज एक कांस्टेंट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए काम में आता है, एक पर्टिकुलर टाइम को डिपेंड करने के लिए काम में आता है। मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें से आपको छोटा एरिया निकालना है, दिस इज द इंटीग्रेशन, बिकॉज इट इज द डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। बट आपको एक होल एरिया निकालना है 0 से पाई तक, तो दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम लिमिटिंग, इट इज द इंटीग्रेशन, क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मीन वैल्यू का। अब हम इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपकी वेवफॉर्म क्रिएट हो रही है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला करेंगे ड्राइव कि क्या फॉर्मूला निकल के आता है ना। तो यहाँ पे एक आप यहाँ पे मान लीजिएगा, दिस इज द 0, दिस इज द पाई एंड दिस इज द 2 पाई, राइट, एंड दिस इज द टाइम, टोटल टाइम पीरियड, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड v, क्लियर। तो ये थिंग आपको ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पे मेन फॉर्मूला आएगा कि मीन वैल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to t by 2 v dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 to t by 2 dt। देखो बच्चों क्या कह रहा है, एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन हाफ साइकिल। तो ये क्या कहता है, यहाँ पे चलिए हम t मान लेते हैं, ये आपका t by 2 है, सही है। अब यहाँ पे हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा यहाँ पे राइट लिख देते हैं थोड़ा, कि यहाँ पे हमने t लिया है तो हम t ले लेते हैं यहाँ पे। ये आपका बच्चों हो जाएगा t by 2 टोटल टाइम, और ये आपका t हो जाएगा, सही है। क्योंकि आपको पता है 0 से t by 2 और t by 2 से t, ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों वेवफॉर्म इक्वल हैं प्लस और माइनस की, तो यहाँ पे आपको हाफ साइकिल का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर फुल साइकिल का यूज करेंगे 0 से t तक, तो इसका एवरेज वैल्यू 0 आती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब कोई दो वेवफॉर्म प्लस और माइनस के वेवफॉर्म यदि सिमेट्रिकल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो वहां पे आप हाफ साइकिल का ही यूज करोगे। क्योंकि यदि आप फुल साइकिल लेते हो तो उसका एवरेज वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी, वो मैं आपको अभी प्रूफ दिखाऊंगा। यदि सिमेट्रिकल नहीं है, यदि इक्वल नहीं है, तो वहां पे आप फुल साइकिल लीजिए 0 से t तक, क्लियर। तो वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या आता है कि एरिया ऑफ वन अल्टरनेशन मीन्स हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करा 0 से t by 2, 0 से t by 2, और इसका एरिया कितना है बच्चों, वोल्टेज v, तो v dt आ जाएगा, अपॉन लेंथ ऑफ बेस ओवर वन अल्टरनेशन। तो बच्चों इसका अल्टरनेशन कितना है t, तो इंटीग्रेशन 0 to t by 2 dt हो गया। बिकॉज हमने क्या करा बच्चों, कांस्टेंट ले लिया 1, है ना, टाइम को हमने कांस्टेंट ले लिया यहाँ पे 1, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, सही है। तो अब हम बच्चों इसे इसको हम डिटरमाइन करते हैं कि इसका अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे एक थिंग ध्यान रखना बच्चों कि जो इंटीग्रेशन 0 से t by 2 bt है, तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से t by 2 v नॉट साइन ओमेगा t dt। क्योंकि आपको पता है कि जो v है इसका फॉर्मूला होता है v नॉट साइन ओमेगा t, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, राइट। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, v इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और आपका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा t, बिकॉज दिस इज द साइन वेव फॉर्म, है ना, क्लियर।
तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आप अब बच्चों ये दोनों थिंग आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, पहला दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। अब हम इन दोनों फॉर्मूले का आगे यूज करेंगे और एवरेज वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। क्लियर? यहाँ तो सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो अब हमने क्या करा बच्चों, हमने v की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन 0 से t by 2 v नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t by 2 dt। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम सबसे नीचे वाली वेव फॉर्म को सॉल्व करेंगे इसे। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से t by 2 dt इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा t। देखिए जब इंटीग्रेशन 0 से t by 2 dt इक्वल टू, क्या इंटीग्रेशन निकल के आएगा, t निकल के आएगा, बिकॉज दिस इज द 1 एंड 1 इज द इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिमिट रखिए 0 से t by 2। क्लियर? तो इसकी लिमिट रखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, t by 2 आंसर आ जाएगा, -0। तो -0 तो कोई थिंक ही नहीं है ना। तो आपका t by 2 आंसर आ जाएगा इसका, जब आप इंटीग्रेशन 0 से t by 2 dt को सॉल्व करेंगे। सही है? तो अब ये आपका पर्टिकुलर आंसर है, देखिए t by 2 आ गया। तो हमने क्या करा बच्चों, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर? जब हमने इसे सॉल्व करा तो हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो t को जब आप यहाँ पे लिमिट रखेंगे t by 2 तो टोटल आंसर आ जाएगा t by 2। तो क्या इक्वेशन बन गई, इंटीग्रेशन 0 से t by 2 v नॉट साइन ओमेगा t dt अपॉन t by 2। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को। बस बच्चों ये सारी मैथमेटिकल पोर्शन है, तो मैथमेटिकल पोर्शन आपको कैलकुलस इंटीग्रेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करा है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करी है, क्योंकि आप अभी बच्चे सीख रहे हो तो आप थोड़ा डिटेल से सीखिए चीजों को, है ना। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देना, कि बच्चों ये थिंक है आपके t by 2, राइट। तो जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो बच्चों ये क्या होगा, ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, है ना, और t डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स 1 अपॉन, यदि t by 2 लिखा हुआ है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन t लिख सकते हैं, है ना। तो जिससे कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 अपॉन t। सही? क्योंकि 2 आपका ऊपर पहुंच जाएगा और t आपका तो है डिवाइड में, है ना। क्लियर? तो यहाँ पे ये वेव फॉर्म आपका ये आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 2 अपॉन t इंटीग्रेशन 0 से t by 2 v नॉट साइन ओमेगा t। क्लियर? इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। आपको पता है बच्चों, फिर आपको पता है कि यहाँ पे v नॉट आपका कांस्टेंट है, तो v नॉट आपका बाहर आ गया। तो इक्वेशन बन जाएगी आपके 2 v नॉट अपॉन t इंटीग्रेशन 0 से t by 2 साइन ओमेगा t dt। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरा। आपको पता है साइन ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू dt तो क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखेगा आपका ये फॉर्मूला बन गया, 2 v नॉट अपॉन टी कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी dt का आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और यहाँ पे आपने रख दी लिमिट 0 से t by 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि अब हमें क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू को रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, ओमेगा की वैल्यू को रखना है, क्योंकि आपको पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। अब वहां पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये कैसे आई वैल्यू, है ना। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई साइनसॉइडल वेवफॉर्म होती है, कंप्लीट साइनसॉइडल वेवफॉर्म होती है, सही, तो ये क्या होता है बच्चों, ओमेगा टी होता है कंप्लीट टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कैपिटल टी ले रखा है, तो यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा, बिकॉज एक कंप्लीट टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो जब आपने देखा होगा कि 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई, जब आप बात करेंगे ऐसा सिमेट्रिकल कि जब प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल दोनों सेम होंगे, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो ओमेगा टी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, टी 2 पाई के इक्वल होगा। तो जब आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। क्लियर? ये ऐसे करके आई हुई है ये इक्वेशन, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पे रखना है, क्योंकि आपको टाइम के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है,
ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे आप हाफ साइकिल की बात कर रहे हो, हाफ साइकिल की बात कर रहे हो। तो हमने क्या करा बच्चों, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन कर ली 2π/t। अब आपको ये वैल्यू ओमेगा के जगह पर रखनी है। ओमेगा जितने दो यहाँ पे ओमेगा हैं तो दोनों के स्थान पर आपको 2π/t रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि हमने क्यों डिटरमाइन करा इस वैल्यू को। अब हम आगे देखते हैं बच्चों। आगे आप देखिएगा यहाँ पे कि जब हमने ओमेगा की वैल्यू को रखा तो पहले अब हम यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको बता दें कि पहले हम पिछले साइड जाते हैं कि जब आपने यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू अब मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। तो बच्चों टी आपका ऊपर आ जाएगा, 2π आपका नीचे आ जाएगा, बिकॉज 1/2π/ओमेगा। फिर से देखिए, थोड़ा गलत है क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से हमने 1 मान लिया, ये आपका आ जाएगा 2π/t आ जाएगा। ये किसके इक्वल है बच्चों? ये इक्वल है 1/ओमेगा के, राइट। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा t/2π, है ना। तो इस तरह से आप t/2π डिटरमाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी t/2π। ये आप देख रहे हैं ना बच्चों, कौन सी वैल्यू? t/2π, राइट। तो 2v0/t हो गया, मल्टीप्लाई t/2π हो गया, माइनस कॉस ओमेगा टी था तो ओमेगा की जगह हमने रख दिया 2π/t स्मॉल t 0 से t/2। अब बच्चों हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, t के जगह पर आपको t/2 और 0 रखनी है। अब हम रखेंगे लिमिट, किसकी जगह पर लिमिट रखनी है? स्मॉल t की जगह पर लिमिट रखनी है। इसकी जगह पर आपको t/2 वैल्यू पुट करनी है और 0 वैल्यू पुट करनी है, बिकॉज हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, सही है। और यहाँ पे कैपिटल T जो है वो कंप्लीट टाइम पीरियड है ऑफ 1 साइकिल। क्लियर? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि हमने जैसे ही यहाँ पे हमने लिमिट रखी तो क्या क्वेश्चन बन जाएगी आपकी 2v0/t मल्टीप्लाई t/2π माइनस कॉस 2π/t मल्टीप्लाई t पर हमने t/2 रख दिया, ये t/2 आ गया, माइनस ऑफ माइनस कॉस, जब आप 0 रखेंगे t पर तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखना कि आपका क्या क्या कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, राइट। तो अब आपका यहाँ पे बचेगा v0/π बचा, यहाँ पे एक v0 बचा है कि यहाँ पे पाई बचा। यहाँ पे माइनस कॉस पाई कितना होता है बच्चों? माइनस कॉस पाई 1 होता है, माइनस कॉस पाई आपका 1 होता है। देखिए माइनस कॉस पाई आपका 1 हो गया और कॉस 0 आपका 1 होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस 0 इक्वल टू 1। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 इक्वल टू 2। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 2v0/π आ जाएगा, ये आंसर आएगा आपका। देखिए v एवरेज इक्वल टू 2v0/π। ये क्लियर डेरिवेशन होता है बच्चों जब आपका वेवफॉर्म सिमेट्रिकल हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी क्रिएट होगा, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आपकी वेवफॉर्म सिमेट्रिकल हो, प्लस माइनस दोनों इक्वल हो। तो मैं आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों के क्वेश्चन देने वाला हूं, जिससे आप देखेंगे कि आपकी एवरेज वैल्यू भी डिफरेंट होगी, सही। तो ये फॉर्मूला आपको कंप्लीट समझ में आ गया, ये डेरिवेशन कि हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्लियर है बच्चों, सारे बच्चों को, प्यारे बच्चों को मेरे। तो आपका जो कंप्लीट वी एवरेज का इक्वेशन आ गई वो आ गई 2v0/π, राइट। तो ये आपके जो यहाँ पे v0 है बच्चों, ये v0 आपकी मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर। v0 इज कॉल्ड इट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज। सॉरी, I0 होगा तो अल्टरनेटिंग करंट होगा, v0 होगा तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा, है ना। तो यहाँ पे हम v0 की बात कर रहे हैं तो हाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका फॉर्मूला बनेगा v एवरेज। तो आपका जो शॉर्ट फॉर्मूला है बच्चों एवरेज वैल्यू का ये होता है v एवरेज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t vt dt, राइट। जहां पर vt जो है बच्चों इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम पर। बट आपको एवरेज निकालना है तो vt क्या होगा बच्चों? vt होगा आपका टोटल सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, टोटल सम ऑफ वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सही है। और कितने टाइम से 0 से t तक, जैसे ये आपकी वेवफॉर्म आ गई बच्चों 0 से t हो जाएगा, क्लियर। तो 0 से t आपका ये आ गया, टोटल टाइम आपका t आ गया, क्योंकि हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था। उसके बाद vt क्या होगा बच्चों? स्मॉल पार्ट्स, वोल्टेज के छोटे छोटे पार्ट, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इन सबका टोटल सम या इन सबका एरिया, इट इज कॉल्ड इट vt, क्लियर। तो ये आपका बच्चों एवरेज वैल्यू का कंप्लीट फॉर्मूला हो गया फॉर सिमेट्रिकल साइकिल।
इट इज यूज्ड ओनली फॉर सिमेट्रिकल साइकिल। अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अब यहाँ पे हम आपको डिटरमाइन करेंगे कि सिमेट्रिकल साइकिल क्या होती है और सिमेट्रिकल साइकिल को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो हम इसकी बात करेंगे, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज द मिनिमम। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट हमने यूज करा है, गिवन वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल। इट मीन्स मैंने बहुत बार डिस्कस करा कि व्हाट इज द सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल वर्ड आपने मेरे मुंह से सुना होगा। तो बच्चों सिमेट्रिकल का ध्यान रखिएगा कि 0 से t तक और t से 2t तक ये दोनों वेवफॉर्म एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स कि 0 से t तक जो पॉजिटिव वेवफॉर्म क्रिएट हो रही है और 0 से t से 2t तक जो नेगेटिव वेवफॉर्म क्रिएट हो रही है, इन दोनों का एरिया समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इट इज कॉल्ड इट सिमेट्रिकल। सही है, सिमेट्रिकल मीन्स समझ में आ गया, मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों इक्वल हों और ये हर पॉइंट जो क्रिएट हो रहे हैं यहाँ तक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये सारी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। इसका मतलब यह है कि जब आपके साइनसॉइडल वेवफॉर्म सिमेट्रिकल होगी तो जब आप इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे V1, मान लीजिए V1 से हमने प्रेजेंट करा यहाँ पे, इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे V2, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों आप देखना इसका आंसर 0 आएगा। एवरेज वैल्यू आपकी 0 आएगी ऑलवेज। ये आप देख लेना, यदि सिस्टम आपका सिमेट्रिकल होगा और यदि आप पॉजिटिव साइकिल का एरिया आप निकालोगे V1 और नेगेटिव साइकिल का आप एरिया निकालोगे V2, जब आप दोनों को जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो उसका आंसर 0 आएगा। इट इज द पर्टिकुलर वेवफॉर्म, इट इज द 100% प्योर वेवफॉर्म, और इस वेवफॉर्म का आप मशीन पर यूज कर सकते हो। इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि आप कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स या फिल्टर नहीं यूज करोगे साइनसॉइडल वेवफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बच्चों आपका एसी वेवफॉर्म अल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स की यदि हम बात करते हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की यदि हम बात करते हैं, तो उसके अंदर लोड कंटिन्यू चेंज होता है। तो वेवफॉर्म आपकी कंटिन्यू चेंज होगी, तो कभी पॉजिटिव साइकिल इंक्रीज करेगी, कभी नेगेटिव साइकिल इंक्रीज करेगी, कभी पॉजिटिव साइकिल डिक्रीज करेगी, कभी नेगेटिव साइकिल डिक्रीज करेगी, जिससे क्या होता है बच्चों, डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है वेवफॉर्म में, डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगता है मशीन के अंदर। तो वो क्या करेगा बच्चों, मशीन को डैमेज कर सकता है। सही है, तो आप यदि कोई मशीन ले रहे हो तो आप इसी बिहार पे लेते हो कि ये मशीन हमारी लॉन्ग टाइम तक चले। वो कब चलेगी बच्चों, जब उसके अंदर कंपोनेंट्स जो मशीन के अंदर लगे हैं वो ऑटोमेटिक सिमेट्रिकल हो, जिससे आपकी इक्वली वेवफॉर्म सिमेट्रिकल क्रिएट होगी। तो ये कौन शो करता है बच्चों, ये एवरेज वैल्यू शो करता है ना। सही है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ इट इज सिमेट्रिकल देन इंटीग्रेट ओनली for half of the period, otherwise for complete period। यदि आपकी वेवफॉर्म सिमेट्रिकल नहीं है तो आपको कंप्लीट पीरियड लेना पड़ेगा 0 से 2t तक एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने 1/t लिखा है, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिमेट्रिकल। यदि ये सिमेट्रिकल नहीं है तो यहाँ पे आपको t पर आपको 2t लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 से 2t। क्लियर, 0 से 2t, बिकॉज इट इज नॉट सिमेट्रिकल। यदि सिमेट्रिकल है तो बच्चों आपको हाफ टाइम पीरियड या हाफ साइकिल लेनी पड़ेगी। ये आपको थिंक ध्यान में रखनी है एवरेज वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। इसलिए मैंने लिखा है दिस इज द मेन नोट, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द एवरेज वैल्यू, है ना। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ तक आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एवरेज वैल्यू क्या होती है, क्यों हम इसका यूज करते हैं और हम कैसे इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू। आपको वी एवरेज निकालना है। ये आपकी वेवफॉर्म क्रिएट है। मैंने आपको पहले सिमेट्रिकल ही वेवफॉर्म दी है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हम सिमेट्रिकल वेवफॉर्म को ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखना बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि गिवन वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल, है ना। मीन्स ये वाली वेवफॉर्म 0 से पाई तक हम मान लेते हैं t1 और पाई से 2 पाई तक हम मान लेते हैं t2। तो ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, दोनों के इक्वल है ना। तो ये आपका हो गया। अब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी वेवफॉर्म की यदि एवरेज वैल्यू निकालो तो सबसे पहले आप ये डिटरमाइन करना, सबसे पहले आप ये देखना कि ये वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है या नहीं है। यदि सिमेट्रिकल है तो आप हाफ साइकिल का यूज करिए, मीन्स 0 से पाई तक। यदि सिमेट्रिकल नहीं है तो 0 से 2 पाई तक उसकी टाइम लिमिट यूज करिए। सही, तो आपका पहला पार्ट हमने डिटरमाइन कर लिया कि गिवन वेवफॉर्म जो है वो सिमेट्रिकल है ना, कंटिन्यू चल रही है। सही, अब हम इसे सॉल्व करेंगे।
स्टेप फर्स्ट आपका कहता है बच्चों डिटरमाइन वी एवरेज फॉर 0 से पाई, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी वेवफॉर्म सिमेट्रिकल होती है, जब आपकी वेवफॉर्म सिमेट्रिकल होगी तो आपको हाफ साइकिल का यूज करना पड़ेगा, मैं 0 से लेके पाई तक, मैं 0 से लेके पाई तक टू डिटरमाइन वी एवरेज, है ना। तो अब हम आप बच्चों स्टेप बाय स्टेप नोट करते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला यूज करा था, यहाँ पे हम फॉर्मूला बता देते हैं आपको। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t राइट v dt, क्लियर। तो आपको पता है v क्या है बच्चों, v क्या होता है, v आपका होता है Vm sin ओमेगा t, वेयर Vm मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, क्लियर। t क्या है बच्चों, क्योंकि आपका टाइम पीरियड सिमेट्रिकल है तो t पर हमने पाई रख दिया और यहाँ पर t पर हमने पाई रख दिया, ये हो गया क्लियर। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपने देखा होगा कि जो Vm है, Vm बच्चों आपके कांस्टेंट है, तो Vm को हमने बाहर लेके आ गए, तो इक्वेशन बन जाएगी Vm अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आप एक चीज देखना कि अब हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो Vm अपॉन पाई तो बच्चों कांस्टेंट है, जब आप साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जब होता है तो होता है माइनस के कॉस ओमेगा टी। तो जब आपने साइन का इंटीग्रेशन करा तो आ गया आपका माइनस कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे हमने लग दी लिमिट 0 से पाई, 0 से पाई। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से हमने देखा कि जब हमें क्या करना है बच्चों, डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो इंटीग्रेशन, डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो हमने पहले क्या करा, ओमेगा टी पर हमने पाई की वैल्यू रख दी, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई। तो अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट थिंग में ले लिया है, हमने पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आपकी शॉर्ट थिंग है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा टी पर हमने 0 रख दिया तो आपका कॉस 0 आ जाएगा। कैसे बच्चों, यहाँ बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस पाई, क्लियर, माइनस ऑफ, ये माइनस है, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी, सही। तो ये क्या होगा बच्चों, ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपका प्लस आ गया यहाँ पे, है ना। तो अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस के कॉस 180 कितना होता है बच्चों, 1, क्लियर। और कॉस 0 कितना होता है बच्चों, आपका कॉस 0 कितना होगा, 1 होता है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस कॉस 181 प्लस 1, तो क्या आंसर आएगा इसका 2Vm अपॉन पाई। दिस इज द राइट आंसर फॉर हाफ साइकिल। जब आपकी साइनसॉइडल वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है तो आपने देखा कि जब आपने V एवरेज वैल्यू निकाली हाफ साइकिल की तो इसका आंसर आ गया 2Vm अपॉन पाई। देखिए 2Vm अपॉन पाई, ये आपका V एवरेज आ गया 0 से पाई तक, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब हम निकालेंगे यहाँ पे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड कहता है कि V एवरेज डिटरमाइन V एवरेज फॉर पाई से 2 पाई। हमने अब यहाँ पे मैं सबूत दिखाऊंगा कि आपका कैसे एवरेज वैल्यू आपकी 0 होती है, सही है। तो पहले हमने पाई से 0 से पाई के बीच में हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी, तो आपका आंसर आ गया 2 अपॉन पाई Vm। अब हम क्या करेंगे, पाई से 2 पाई के बीच की एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो आपको क्या चीज डिफरेंस करनी है इसके अंदर, ये देखिएगा। आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन पाई, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 अपॉन टी वी एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 to t v dt। तो बच्चों जो v है वो आपका होता है Vm sin ओमेगा t, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखना t की वैल्यू कितनी है बच्चों, t की वैल्यू यहाँ पे 0 है। 0 की लिमिटिंग क्या है बच्चों, 0 की लिमिट है यहाँ पे पाई, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी लिमिट और सबसे बड़ी लिमिट होती है। सबसे छोटी लिमिट यहाँ पे 0 थी और मैक्सिमम लिमिट आपकी पाई थी, तो 0 से पाई हो गया, सही। यहाँ पे सबसे छोटी लिमिट पाई है तो हमने यहाँ पे पाई लग दिया। सबसे बड़ी लिमिट 2 पाई है तो 2 पाई हो गया, क्योंकि आपको एरिया निकालना है, आपको एरिया निकालना है। यहाँ पे देखिएगा इस वेवफॉर्म में कि ये आपका बच्चों 0 से पाई है और पाई से 2 पाई है, क्योंकि ये वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है। तो पहले हमने क्या करा था, 0 से पाई के बीच में एरिया निकाला था, तो सबसे छोटी लिमिट 0, अपर लिमिट पाई। इसके बाद हमने पाई से 2 पाई के बीच का एरिया निकाला था, एवरेज वैल्यू निकाली थी, तो वो निकाल रहे हैं। तो इसमें सबसे छोटी लिमिट आपकी पाई होगी, लोअर लिमिट और हायर लिमिट आपकी 2 पाई होगी, है ना। तो यहाँ पे बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे जैसा आप एरिया निकालते रहो अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, उसी हिसाब से आप टाइम को रखिएगा। तो यहाँ पे हम टाइम रखेंगे 0 से पाई से 2 पाई के बीच में, है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
तो अब आपको पता है Vm आपका कांस्टेंट होता है, तो Vm को हमने बाहर ले लिया, ये आपका Vm बाहर आ गया, तो आ गया Vm अपॉन पाई इंटीग्रेशन पाई से 2 पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। क्लियर। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि साइन ओमेगा टी का जब आप डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर। अब आपका इक्वेशन बन गई Vm अपॉन पाई माइनस कॉस ओमेगा टी 2 पाई हायर लिमिट पाई लोअर लिमिट। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये दोनों लिमिट इसके ओमेगा टी पर रखनी है। ओमेगा टी के स्थान पर हमें ओमेगा टी के स्थान पर 2 पाई और पाई रखना पड़ेगा, 2 पाई और पाई रखना पड़ेगा। सही लिमिट रखनी है तो आपके पर्टिकुलर आंसर पता चल जाएगा कि क्या आंसर आने वाला है। क्लियर। तो आप देखना हमने वैल्यू रखी तो आपका इक्वेशन बन गई Vm अपॉन पाई माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस पाई। सही, क्योंकि माइनस है तो माइनस कॉस 2 पाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा प्लस कॉस पाई आ जाएगा। तो अब आपको पता है यहाँ पे जो कॉस 2 पाई कितना होता है 1 और कॉस पाई कितना होता है -1। क्लियर है। कॉस 2 पाई आपका 1 होता है, कॉस पाई आपका -1 होता है। मीन्स ये वैल्यू कितनी आ जाएगी पूरी -1 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो माइनस कॉस 2 पाई इक्वल टू -1 और प्लस कॉस पाई इक्वल टू प्लस -1। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी -2। देखिए -1 तो आपका जो आंसर निकल के आ गया वी एवरेज का, वो आंसर आ गया -2 अपॉन पाई Vm। मीन्स जब आप पाई से 2 पाई की वेव फॉर्म यूज कर रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा -2 अपॉन पाई Vm। जब आप पाई 0 से पाई के बीच में यूज करोगे तो क्या आ रहा था, वी एवरेज इक्वल टू प्लस 2 अपॉन पाई Vm। ये क्लियर है दोनों में। इससे जब आप दोनों को ऐड करोगे पाई 0 से पाई की वेव फॉर्म को और पाई से 2 पाई की वेव फॉर्म को, तो आपका एवरेज वैल्यू 0 निकल के आती है। सही। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये कह रहा है कि जब आपने वी एवरेज यूज करा 0 से लेके पाई तक, सही है, तो इसका आंसर कितना आया, वी एवरेज इक्वल टू 2 अपॉन पाई Vm। जब आपने यूज करा पाई से 2 पाई तक आपने वी एवरेज वैल्यू निकाली तो इसका आंसर आया वी एवरेज इक्वल टू -2 अपॉन पाई Vm। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, एवरेज टोटल एवरेज निकालेंगे 0 से 2 पाई तक, तो इसका आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों वेव फॉर्म प्लस और माइनस की वेव फॉर्म दोनों सिमेट्रिकल हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे नोट क्या आएगा बच्चों, ये नोट पढ़ना, ये नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये नोट कहता है कि दी एवरेज वैल्यू फॉर द एंटायर साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 0। जब आप कंप्लीट फुल साइकिल की बात करते हैं तो उसका जब आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो उसका आंसर 0 आता है। दी एवरेज वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर वन अल्टरनेशन मीन्स वन पॉजिटिव हाफ साइकिल या वन positive half cycle, it is called it one alternation, it is called it 0 to pi, and for another alternation is a negative value pi से 2 pi. The average value of these two alternation for entire cycle cancel each other and the resultant average value is 0. क्लियर। तो ये मेन पॉइंट है इसका, ये नोट कर लेना। तो आपने देखा जब हम कंप्लीट अल्टरनेशन की साइकिल निकालेंगे, कंप्लीट अल्टरनेशन का एवरेज वैल्यू निकालेंगे 0 से पाई और पाई से 2 पाई के बीच में, तो दोनों बच्चों सिमेट्रिकल हैं, दोनों वेव फॉर्म सिमेट्रिकल है। प्लस और माइनस की वेव फॉर्म जो 2 अल्टरनेशन हैं दोनों की अल्टरनेशन की वेव फॉर्म इक्वल हैं, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई। तो अब यहाँ पे आपने देखा जब हमने दोनों को ऐड करा 2 Vm अपॉन पाई माइनस ऑफ 2 Vm अपॉन पाई, तो बच्चों इसका आंसर 0 आ जाएगा। मतलब वी एवरेज जो आप देखना ध्यान से, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने इन दोनों को ऐड करा इसका आंसर आ गया बच्चों वी एवरेज इक्वल टू 0, है ना। इसका सेंस क्या है कि जब आप सिमेट्रिकल कंपोनेंट यूज करते हैं साइनसॉइडल वेव फॉर्म में तो आपका आंसर वी एवरेज 0 आता है। इसका सेंस क्या है बच्चों कि आपकी मशीन प्रॉपर ढंग से काम करेगी, 0। सही है। तो यहाँ पे कोई लॉसेस क्रिएट नहीं होंगे, बहुत कम लॉसेस क्रिएट होंगे जिसे आप आसानी से मिनिमाइज कर सकते हैं। सही है। तो एवरेज वैल्यू निकालने का हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि यदि वी एवरेज 0 नहीं आया तो मान लीजिए कि साइनसॉइडल वेव फॉर्म की पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों अल्टरनेशन एक दूसरे के इक्वल नहीं है।
एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये बच्चों डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि स्पीड आपकी कभी कांस्टेंट नहीं होगी। यदि दोनों अल्टरनेशन प्लस और नेगेटिव हाफ साइकिल यदि इक्वल नहीं है तो आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड कंटिन्यू वेरी करेगी टाइम के अकॉर्डिंगली, जिससे क्या होगा, मशीन आपकी डैमेज हो सकती है। क्लियर? कभी स्पीड हाई होगी, कभी स्पीड लो होगी, तो इससे क्या होगा बच्चों, मशीन आपकी डैमेज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप बाइक की बात करें, यदि आप बाइक चलाते हैं तो आप देखना, यदि आप उसकी कंटिन्यू स्पीड को वेरी करते हैं, ब्रेक मारते हैं कंटिन्यूसली, या उसकी स्पीड को हाई करते हैं, कभी लो करते हैं, तो उसका इंजन जल्दी डैमेज हो जाएगा, है ना, खराब हो सकता है इंजन। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये करना है कि हम कुछ टाइम तक जहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, वहां पर हम बाइक को कांस्टेंट स्पीड से लेकर जाएं, ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। जहां पर जरूरत है वहां लगाओ, फालतू की चीजों पर लगाना नहीं लगाना चाहिए, फालतू की चीजों पर आप ब्रेक नहीं लगाइए। तो इसका सेंस क्या है कि सिस्टम आपका अच्छी परफॉर्मेंस देगा, सिस्टम की रिक्वायरमेंट अच्छी होगी, है ना। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में अब आपको हम यहाँ पे देते हैं अनसिमेट्रिकल। ये बच्चों आपके वेवफॉर्म है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका अनसिमेट्रिकल वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखेगा, सही है। ये अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेगा, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, गिवन वेवफॉर्म इज असिमेट्रिकल, व्हाई? बिकॉज बच्चों सिमेट्रिकल वेवफॉर्म क्या होती है, जो कंटिन्यूस चलती रहती है। सॉरी, ये थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि बच्चों में माउस से लिखता हूँ तो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है ना, कोई बात नहीं, बस समझो चीज को, इससे मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं, सही है। यहाँ पे क्या है, ये आपके है सिमेट्रिकल, क्योंकि प्लस हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल टू अल्टरनेशंस आपके इक्वल है। बट यहाँ पे आपको प्लस साइकिल मिल रही है, माइनस साइकिल डिस्टॉर्शन है, तो प्लस साइकिल मिल रही है, माइनस साइकिल डिस्टॉर्शन है, तो इट्स नॉट सिमेट्रिकल, सही है। ये आपके जो टू अल्टरनेशन है ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी 0 से 2 पाई तक। हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना, एवरेज वैल्यू आप वहीं तक निकालोगे जहां तक सिमेट्रिकल होगा। यहाँ पे सिमेट्रिकल कहां तक है, इस क्वेश्चन में सिमेट्रिकल कहां तक है, 0 से 2 पाई तक। ध्यान से देखना बच्चों, 0 से 2 पाई तक इक्वल, इस 0 से 2 पाई तक है बच्चों। 0 से 2 पाई के बाद जो वेवफॉर्म क्रिएट होती है, सही है, वो इक्वल होगी। इसके बाद जो वेवफॉर्म क्रिएट होगी वो इक्वल होगी। ये देखो ये कैसे वेवफॉर्म क्रिएट होगी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला बना के, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझो और आपके लिए एवरेज वैल्यू को निकालना बहुत इजी हो जाएगा। देखो बच्चों, ये वेवफॉर्म कैसे बन रही है, ये आया, ये स्टॉप, सही है, ये आया, ये स्टॉप, ये आया, ये स्टॉप, ये आया, ये स्टॉप। यहाँ पे थोड़े वेवफॉर्म उल्टी सीधी हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेवफॉर्म एक है, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेवफॉर्म एक है, तो ये सिमेट्रिकल कहाँ तक है, सिमेट्रिकल यहाँ तक है, ये सिमेट्रिकल और ये, सही है। तो सिमेट्रिकल का सेंस ये है कि कहाँ तक वेवफॉर्म इक्वल आ रही हैं। तो 0 से 2 पाई तक वेवफॉर्म इक्वल नहीं है, 2 पाई से आगे तक की वेवफॉर्म 0 से 2 पाई तक इक्वल है, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। बट हम 0 से 2 पाई की बात करें तो इट इज नॉट सिमेट्रिकल। तो हमने कहते हैं गिवन वेवफॉर्म इज नॉट सिमेट्रिकल, इट इज असिमेट्रिकल। तो हमेशा आप ध्यान रखना बच्चों, कभी भी आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो आप केवल एक साइकिल को उठा के देखिएगा, एक साइकिल को उठा के देखिए। कभी कोई क्वेश्चन आया पेपर में, तो कभी भी आप किसी भी वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू निकालें तो वहां पे आप एक कंप्लीट साइकिल देखिएगा। यदि ये कंप्लीट साइकिल है तो दिस इज द सिमेट्रिकल, यदि ऐसी सिमेट्रिकल साइकिल है तो दिस इज द असिमेट्रिकल, क्योंकि एक साइकिल क्या है, 0 से पाई। क्लियर? तो आप इस थिंग को ध्यान में रखना, है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आराम से। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि ये आपका असिमेट्रिकल के वेवफॉर्म है, सिमेट्रिकल नहीं है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है v एवरेज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t v dt vt dt। क्लियर? अब हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आप ध्यान से रखना, ये आपको ये वाला, बस आपको ये वाला स्टेप बताने की जरूरत है। 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई और 3 पाई से 4 पाई, सो ऑन। यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा, है ना। तो आप देखना, जब मैंने सिमेट्रिकल की बात करी थी तो वहां पे आपने वेवफॉर्म ली थी हाफ साइकिल 0 से पाई तक, बट इट इज नॉट सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे आपको लेना है 0 से 2 पाई तक, सही है, क्योंकि 2 पाई के बाद सिमेट्रिकल होगा, लेकिन 0 से 2 पाई तक नॉट सिमेट्रिकल, सही है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी, बाकी सब वही वैल्यू रहेगी, बाकी सारा आंसर वही रहेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, इसकी इक्वेशन बन गई
वी एवरेज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी। Vt क्या है बच्चों? Vm sin ओमेगा टी है, ये हम काफी बार निकाल चुके हैं। तो अब आप ध्यान से रखना बच्चों, आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो 0 से पाई तक, सही है, बिकॉज दिस इज द एसी। क्लियर? 0 से पाई तक आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो बिकॉज इट इज द एरिया नॉट कांस्टेंट एरिया। आप ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ और ये इक्वेशन आपको बताता हूँ ये इक्वेशन कैसे आई है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपकी जो वेवफॉर्म है वो कैसी है। वेवफॉर्म आपकी ऐसे है ना। तो आप देखी होगी कि 0 से पाई, पाई से 2 पाई। तो आप देखना कि आपको कंप्लीट एरिया निकालना है, सिमेट्रिकल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो जब असिमेट्रिकल होगा तो आपको कंप्लीट 1 साइकिल लेनी है 0 से पाई तक, 0 से 2 पाई तक, है ना। तो जब आप 0 से 2 पाई तक टाइम पीरियड निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे, तो आपने देखा कि एवरेज वैल्यू कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से पाई तक वेरी कर रहा है। और एवरेज वैल्यू कहाँ तक नहीं है? 0 से पाई 2 पाई के बीच में कांस्टेंट है। तो ये वेवफॉर्म आपकी 0 हो जाएगी। कभी भी आप ध्यान में रखना कि कभी भी आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आपको 0 से 2 पाई के बीच में एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप इसे बीच में तोड़ सकते हैं। आप इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई। हो गया क्लियर? अब ऐसे करके आप वेवफॉर्म को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद आपने आंसर देखा 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस पाई से 2 पाई 0 डी ओमेगा टी। क्योंकि बच्चों आपने देखा यहाँ पर कोई वोल्टेज जनरेट ही नहीं हो रहा है, पाई से 2 पाई के बीच में 0 है ना। तो 0 के बाद मतलब हमने यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू को 0 रख दिया। Vm sin ओमेगा टी यहाँ पर 0 है, सही है। तो ये क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आ गया सारा कि हमने कैसे रखा। इसके बाद हम लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 0 है तो हम इसका यूज ही नहीं करेंगे। यदि ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा तो हम इसका यूज ही नहीं करेंगे। अब केवल आपको किसे सॉल्व करना है? अब आपको केवल ये सॉल्व करना है ना। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अब आपका आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, Vm आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा Vm/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, सही है। तो साइन ओमेगा टी का आप इंटीग्रेशन करेंगे डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस के कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ये आपका आ गया माइनस के कॉस ओमेगा टी, सही। इक्वेशन कंप्लीट असल में आ गई। इसके बाद हमें यहाँ पे जो लिमिट है वो रखनी है ओमेगा टी पर। जब आपकी ओमेगा टी पर हमें पाई और 0 की लिमिट रखनी है, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखना बच्चों, आप नेक्स्ट आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है कॉस माइनस कॉस 180 कितना होता है? 1, और कॉस 0 कितना होता है? 1। तो ये कितना है? 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना, सही है। तो आपको यहाँ पे देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपने देखा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वी एवरेज क्या निकल के आया? यहाँ पे Vm/पाई निकल के आएगा। तो राइट आंसर है कि Vm/पाई। तो आपने ये देखा कि जब 2 वेवफॉर्म सिमेट्रिकल हैं तो उसका वी एवरेज कितना निकल के आ रहा है? 2 Vm/पाई। जब आपका वी एवरेज असिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है, तो उसका आंसर कितना निकल के आ रहा है? Vm/पाई। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जब सिमेट्रिकल होती है तो उसका वी एवरेज सबसे अच्छा होगा। जब असिमेट्रिकल होगी तो उसका वेवफॉर्म या उसका एवरेज कम होगा। आप ये खुद देख लेना बच्चों निकाल के कि जब वेवफॉर्म सिमेट्रिकल थी तो उसका आंसर आया था 2 Vm/पाई, सही है। तो यहाँ पर Vm की कोई सी वैल्यू रख के देख लीजिएगा, 1 2 3 4 10 20 30। तो हमेशा देखना कि वी एवरेज की वैल्यू सिमेट्रिकल में ज्यादा आएगी और वी एवरेज की वैल्यू असिमेट्रिकल में कम आएगी। क्लियर? तो इससे ये पता चलता है कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो सिस्टम के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि जब आपकी वोल्टेज इंक्रीज करती है थोड़ी, राइट, तो इससे क्या होगा? मशीन की स्पीड इंक्रीज करेगी। क्योंकि आप ध्यान में रखिएगा, वोल्टेज प्रिपोर्शन टू स्पीड प्रिपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी। यदि आपने वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड भी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट। यदि वोल्टेज हाई होगी तो स्पीड भी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। यदि वोल्टेज कम होगी
तो स्पीड भी कम होगी, फ्रिक्वेंसी भी कम होगी। तो यहाँ पे हम एवरेज की बात करते हैं। तो यदि आपका एवरेज कम है तो आप मशीन के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। यदि एवरेज बहुत ज़्यादा है तो भी मशीन के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो हमें एक ऐसा एवरेज डिटरमाइन करना है जो सिमेट्रिकल हो ऑल अबाउट ऑफ सर्किट के लिए। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया बच्चों। तो अब हम बच्चों यहाँ पे आपको कहते हैं धन्यवाद सारे बच्चों को। तो आज बच्चों आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? आज हमने कंप्लीट करा एवरेज वैल्यू, उसकी कॉन्सेप्ट को समझा और उसके क्वेश्चंस करे और सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का फंडा समझा, राइट? क्योंकि मैंने जब बच्चों से क्वेश्चन पूछा था तो कुछ बच्चे ये आंसर देते थे कि एवरेज वैल्यू हम डीसी में यूज करते हैं। बच्चों डीसी में कभी यूज नहीं होती एवरेज वैल्यू, बिकॉज डीसी इज कांस्टेंट। यदि डीसी वेरी कर रही है, जब आप एसी को डीसी में चेंज करते हो तो आपकी डीसी वेरी करती है, तो उसका आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन एक कांस्टेंट डीसी का आप एवरेज वैल्यू नहीं निकाल सकते। सही है, क्योंकि आपके दो टाइप की कंपोनेंट्स होते हैं, आइडियल एक प्रैक्टिकल। आइडियल के अंदर डीसी कांस्टेंट होगी, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर डीसी कांस्टेंट नहीं होगी, कुछ ना कुछ वेरी करेगी, कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी या कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा उसका, बट वो सिंगल फेस की होगी। आपका एसी जो अल्टरनेटिव क्वांटिटी होती है उसके अंदर 2 फेस होते हैं। क्लियर? जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे है ना, सही है बच्चों। जैसे जो आपके अल्टरनेटिव क्वांटिटी होती है तो यहाँ पे आप देखना तो यहाँ पे 2 फेस होते हैं और डीसी के अंदर सिंगल फेस होता है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था आपका लेक्चर नंबर 3 में, स्टडी स्टेट एनालिसिस लेक्चर नंबर 3 में। तो मैं बच्चों सारे बच्चों से मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा और आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से धन्यवाद कि इस टाइम पीरियड पर आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उसके आंसर आपको जरूर बताऊंगा। सही है? और यदि कुछ क्वेश्चन यदि डिफरेंट होंगे तो उसका मैं वीडियो लेक्चर भी आपको दे दूंगा। सही है बच्चों? सारे बच्चों अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और अच्छी तरह से रहिए। चलिए बच्चों, सारे बच्चों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ओके बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग?